Perceive matter. Hi, good evening, ma'am. Good evening. Am I audible? Ma'am. Yes, ma'am. Everyone is here. Hardik, Nawaz. Yeah, everyone is. Hello, ma'am. Hello. Good evening. Shall we start? You ठीक हो? Are you all okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great. दिग्गता शुरू करूं? Yes, ma'am. Yes, please. So, क्या हाल है कल के स्टॉर्म के बाद आप लोगों के दिमाग की? शुरुआत में अगर कोई सवाल था जो पूछना चाह रहे थे पूछ सकते हो थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा मैम मुझे मैम कुछ सवाल पूछने हैं। जी बताइए। मैम मैम इस क्वेश्चन में एक्चुअली ऑब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा टेक्निक्स के बारे में आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन पिछली बार ये भी आया था आपको दो शैलियों के बारे में बताना है, दो मेथड्स के बारे में। तो जैसे मैंने ट्राई करा था इस क्वेश्चन को लिखने का, तो जैसे मैंने उसमें एक तो नाट्यशास्त्र की कुछ चीजें लिखी थी, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, और एक जितना मुझे स्टानिस्लावस्की के बारे में पता था, उनकी जो भी टेक्निक्स हैं, मतलब ज्यादा नहीं पता है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ भी मैं जैसे मैजिक एफ और जो सर्कमटेंसेस में रह के जो चीजें हैं, तो ये मैम सही है उसका आंसर? हाँ हाँ सही तो जरूर है। एक्चुअली आप नाट्यशास्त्र को ला ही सकते हो एक्टिंग टेक्निक के हिसाब से, लेकिन ये लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है आप लिख सकते हो, आपका जवाब गलत नहीं है। शायद ये लोग पर्टिकुलरली वही सारे टेक्निक्स या स्कूल्स की बात करते हैं जो कि एज एक्टिंग टेक्निक पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, पर नाट्यशास्त्र लिख सकते हो ऑफ कोर्स। ओके मैम। लेकिन नाट्यशास्त्र में अभिनय के जो जो तरीका बताया गया है उसका प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा है। अगर आपको पता है तो आप वो तुलना कर सकते हो, कंपैरिजन कर जी सकते जी 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 जी। ओके। और किसी को कोई सवाल, कोई डाउट? कल तो बहुत चीजों के बारे में एक साथ बात हो गई। श्रेयांश? Yeah, Yes. ma'am. टेल मी। Me, क्या I लिखा didn't had any. उसमें? हाँ, यू हैव ए क्वेश्चन श्रेयांश? No, no, ma'am. ओके ठीक है। और नवाज, आपको कोई डाउट है? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। मैम, अब तक जो भी आपने बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, अभी मेरा ऑडियो कनेक्ट हुआ है। अच्छा, आई वाज सेइंग कि कल जो भी हमने बातचीत की, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू गेट सम टाइम टू थिंक अबाउट इट यस्टरडे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डाउट है मैम मुझे। डाउट एक्चुअली आपने जो होमवर्क दिया था ना, उसमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मुझे कुछ आंसर सोचा नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, और किसी को? हार्दिक तो मैम उसमें विजय? मैम एक्चुअली थोड़ा सिमिलर लाइंस पे डाउट है। डाउट ये है कि अगर जेन्युइनली हमने कुछ काम नहीं किया होगा मैम, जैसे बता पाए ऐसा बॉडी और वॉइस पे, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैम क्या लिखना है ऐसे समय पे कि कुछ सच में नहीं कोशिश की रहेगी, बेसिक जो स्टफ है वो क्या रहेगा, तो क्या लिखना है मैम? पर आप लोगों ने तो मुझे सिर्फ फिल्म का रिव्यू भेजा है, वो सवाल का आंसर तो किसी ने नहीं लिखा। मैम मैंने लिखा था। मैम मैंने लिखा है। नहीं, मैंने नहीं लिखा था मैम, नहीं समझ। किसने लिखा है? हार्दिक ने लिखा है। मैम मैंने लिखा है फिल्म का आंसर, फिल्म का रिव्यू भी लिखा है और बॉडी वॉइस माइंड का भी लिखा है मैम मैंने। इनका रिव्यू तो मुझे मिल गया था, वो तो मैं देख रही हूँ। मैम लेकिन मेरा वो डॉक्यूमेंट मिला, मैंने थोड़ा लेट भेजा। मैंने एक्चुअली पीडीएफ के थ्रू मैं भेज नहीं पाया था, मैंने फोटोज ही क्लिक करके भेज दी थी मैम सभी को। ने फोटो ही भेजा है। लगभग आपने 7 फोटोज कैंसर मैंने भेजी। पसिबल के ऊपर लिखा था, मुझे याद है। यस यस मैम, यस मैम। और मैम 7 फोटोज भेजी थी शायद, अगर मैम आवाज सुन रही हूँ
तो उनको पता होगा। व्हाट्सएप पे भी मैंने भेजा था। भेजा हुआ नहीं है। नहीं, मुझे मिला, वो सब कुछ मिल गया। मैं ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने मिस कर दिया क्या, क्योंकि आपने कहा आपने पूरा लिखा है। मुझे आपकी फिल्म तो दिख गई, आपने अभिनेताओं के बारे में भी लिखा है, वो मुझे दिखा। आ, सभी पात्र। ओहो, हाँ हाँ, मैंने लास्ट 2 पन्ने मिस कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि अगर उतने काम नहीं किए हो तो भी ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क हो सकता है दिग्विजय। ठीक है, इस पे क्या क्या तरीका अपना सकते हो हम उस पे कम, हमने कल थोड़ी थोड़ी बातचीत की थी यस मैम। कि वॉइस को शार्पन करने के लिए एक्टर हारमोनियम के साथ गाने के रियाज से सुर लगा के बातचीत करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बात किया था स्पीच ठीक करने के लिए हम वो क्या बोलते हैं उसको, टंग ट्विस्टर यूज करते हैं। यस। ऐसा जी एक दो जी। चीजों के बारे में मैंने बताया था, पर इसको आप रिसर्च करके निकाल सकते हो। ओके। अगर आप गूगल में टाइप करोगे, अगर आपके पास है ये सुविधा, तो उसमें अगर आप टाइप करोगे कि एक्टर के आवाज को सही रखने के लिए या व्हाट आर द लाइक एक्सरसाइजेस और 10 एक्सरसाइजेस फॉर बिल्डिंग द वॉइस, आपको ये एकदम आ जाएगा। ओके। ओके है ना, मैम। तो इसको आप वहां से देख लो क्या क्या कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज लिखना चाहते हो तो वहां से मिल जाएगा। मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है कि हाउ टू कनेक्ट इट विथ योर प्रैक्टिस। कि जी जी। आपको अगर वही में हम कल कल योगा की बात कर रहे थे कि यस व्हाई मैम। दे नॉट लाइक व्हाई शुड एन एक्टर प्रेफर्स योगा एंड नॉट टू डू जिम्नास्टिक। हालांकि अभी सिचुएशन बदल गए हैं, हम लोग जिम्नास्टिक भी करते हैं, लेकिन योगा जी क्यों बहुत ज्यादा एक्टरों के काम के आसपास है, क्योंकि बॉडी माइंड एक साथ वो शार्प कर देती है। फोकस लगाने के लिए, मतलब फोकस बनाने के लिए, अटेंटिव बनाने के लिए हेल्प करते हैं योगा। योगा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाते हैं और योगा बॉडी में ताकत भी लाता है। पर सबसे बड़ी चीज योगा का वही है कि माइंड बॉडी एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये रीजन ढूंढना कि अगर एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि जो जिम में वेट वेट उठा रहा है वो भी तो बॉडी का चर्चा ही कर रहा जी जी जी। है ना। एक्टर क्या करेगा, तो ये इसीलिए मैंने बोला था कि लिख के भेजो, क्योंकि ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज देखो, अगर एक्टर को क्या क्या करना चाहिए आप वहां पे लिख डालोगे तो आपको एक तो मिल ही जाएगा। आपको वीडियोस मैम मिलेगा, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वो आप देख लो। लेकिन उसके बाद लिखना आपको ये है कि आप कनेक्ट कैसे करते हो उसको एक्टर मैम की मैंने बॉडी माइंड से। मैम अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, जैसे अगर अगर आपने पढ़ा ना हो आंसर, शॉर्ट में उसको बता दूं, मैंने कुछ एक्सरसाइजेस जो अपने नहीं एक्सपीरियंस नहीं से ही। हार्दिक, डोंट वरी, मैं पढ़ लूंगी अभी और हम उस पर बात भी कर लेंगे, डोंट वरी। ओके मैम ओके मैम। ठीक है। अच्छा, और कुछ डाउट है किसी को? नो मैम। उसके अलावा नहीं, तो फिर हम आप इस पे बात करेंगे। पहले कल का जो थोड़ा सा छूट गया था उसको हम कवर कर लेते हैं। कल जी हम कहाँ पे रुके थे, कहाँ पे बात ऑब्जर्वेशन। थी? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, राइट राइट। तो हम बात कर रहे थे कि ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ आंखों से करते हैं क्या, उस पे कल हम बात कर रहे थे। और आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि वी यूज 5 सेंसेस टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो इस पे हार्दिक ने ही शायद पूछा था कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया था कि लिसनिंग जी। एंड लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन। हाँ हाँ। हाँ, क्या अंतर है। तो मैं वही बोल रही थी कि ऑब्जर्वेशन माइंड से जुड़ी हुई होती है। हियरिंग और लिसनिंग में फर्क क्या है, किसको पता है? मैम फर्क का नहीं आया था, ऐसा आया था कि वो एक्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ, ऑब्जर्वेशन जी ना। जी जी। तो पहले ये बताओ कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या फर्क क्या है। ओके मैम, मैम हियरिंग में आई थिंक वी जस्ट, हम केवल अपने कान से सुनते हैं, बट जब हम लिसन करते हैं, एक्टिव लिसनिंग होती है, तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। यस। हम्म, और तो मैम इसके साथ हाँ, थ्रू आउट दी ऑब्जर्वेशन का बॉडी। भी एक लिंक है। मतलब हम किसी की तरफ देखना या किसी की तरफ अलर्ट होना, मतलब ही हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं उसको। ये डिफरेंस जो है ना वो माइंड का है।
हियरिंग मैम आई मतलब कैन आपके कान तक कुछ पहुंच रहा है। जी वही मैम, like there are two different sides for hearing and listening. एग्जैक्टली Mano, you are going on a road, there are 4 to 5 people talking and you are just hearing their voices, and listening comes when in that one specific person जो भी बातें बोल रहा है उसको एक एक शब्द से हम ध्यान से सुनते हैं। एग्जैक्टली ये ध्यान से सुनना। सो आवर माइंड इज कनेक्टिंग विथ लिसनिंग। जब हम सिर्फ सुनते हैं वो है हियरिंग। जैसे इसने कहा कि कोई भी चीज, मेरे ये एयर जो है इट्स काइंड ऑफ अ मशीन, इसने पकड़ लिया, लेकिन उसको मैंने अपने दिमाग तक नहीं पहुंचाया, और उस शब्द का मतलब जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, डिकोडिफाई करते हैं ना। अगर हम फिजियोलॉजी के हिसाब से देखें तो कान तक, यहाँ कान से आवाज यहाँ तक जाते जाते उसको हम डिकोडिफाई करते हैं और हम उसको देन समझ लेते हैं। लिसनिंग तभी होती है जब आप माइंडफुली उसको सुनते हो, दिमाग अटैच होता है और आप उसको समझते हो। हियरिंग में आपकी कानों तक तो आवाज पहुंचती है, लेकिन उसमें आपका दिमाग शामिल नहीं होता, वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, सेम चीज होती है अगर आप ब्रेख्ट का नाम सुनते हो, नाम सुने हुए हो तो सभी। नवाज, बेटोल्ट ब्रेख्ट का नाम सुने हो? ब्रश ब्रेख्ट, ब्रश बहुत सारे लोग उनको ब्रेख्ट भी बोलते हैं। नहीं सुना, क्या होता है मैम? वो एक क्या बोलूं, बेटोल्ट ब्रेख्ट थिएटर में बहुत बड़ा हाँ, नाम है। जी ठीक है, जी, जिनकी जो मैम थ्योरी एक है, ब्रेक थ्योरी कहते हैं उसे। हाँ, ब्रेख्ट की थियरी होती है क्योंकि वो एक अलग तरीके के थिएटर और ड्रामा परफॉर्मेंस को लेके आए थे। ही इज अ प्ले राइट, ही इज अ जी डायरेक्टर, वाज अ ही इज ए पोएट। पर्सन। हाँ, ही इज अ पर्सन, ही इज अ ओके। लेजेंडरी पर्सन। और जैसे बहुत सारे स्कूल्स के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, स्तानिस्लावस्की, माइजनर, इसके बारे में वाइज हार्दिक बात कर रहा था। बेटोल्ट ब्रेख्ट का भी ब्रेख्टियन थियरी होती है एक्टिंग की और परफॉर्मेंस की, उनका एक अलग स्कूल है। ठीक है, तो ब्रेख्ट एक थियरी, ब्रेख्ट जो काम करके आते हैं उनमें एक थियरी आती है, ब्रेख्टियन थियरी, और उसमें एपिक थिएटर, एलियनेशन, ये सब चीजें आती है ब्रेख्ट के काम में। एलियनेट करना ये एक एक्टिंग स्टाइल है जो ब्रेख्ट लेकर आते हैं, एक एक्टिंग स्कूल है। ठीक ओके। है, तो ब्रेख्ट का एक लाइन ही है, वो बोलते हैं कि अगर हम किसी चीज की तरफ, मतलब सिर्फ हॉकिंग, हॉक मतलब किसी चीज की तरफ आप बिना कोई मतलब उसकी तरफ बस देख रहे हो, मतलब उसको आप बेसिकली देख नहीं रहे हो। मतलब ये हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है, अगर मैं अंग्रेजी लाइन को उठा के आपको बोलूं तो, एक मिनट, मैं उनका कोटी, हाँ, if we could learn to look instead of gawking, we would see the horror in the heart of farce। ये उनका लाइन था कि वो बोल रहे हैं अगर हम ये सीख लें कि कैसे हम देखेंगे चीजों को, बजाय इसके कि हम सिर्फ ताक रहे हैं और कुछ नहीं, तो हमें फार्स के अंदर का जो हॉरर है वो दिख जाएगा। सेम डिफरेंस लाइक लिसनिंग एंड हियरिंग। मैम रिपीट दैट लाइन अगेन मैम, इफ जो वी आपने कुड, समझाया, जो आपने समझाया वो लाइन। अगर हम, आप किसी की तरफ देख रहे हो ना, हाँ। देख रहे हो मतलब यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट समथिंग। ओके। Brecht is saying that if you're just staring at something, that doesn't mean you are looking at that thing mindfully. If you're ओके। looking at something, then the mind is involved. ओके, So अंडरस्टूड। Brecht is saying that if we learn to look instead of just gawking, gawking means just mindlessly looking at some point or some corner, then we could see the horror in farce. Farce is a comedy. That is Brecht का लाइन है, ब्रेक्ट कोट। हाँ, यहाँ पे भी माइंड इन्वॉल्व है। ब्रेक्ट बोले थे कि अगर किसी की तरफ ताक रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको देख रहे हैं। तो सेम है, कुछ कानों में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं हम उसको सुन रहे हैं। दोनों चीजों में माइंड मतलब इन्वॉल्व है, और ये दोनों चीज ऑब्जर्वेशन में आता है एक्टर के लिए।
कि एक्टर अगर किसी की लाइन सुन रहा है, ये जो आप लोग इतने सारे मैंने बहुत जगह पे देखा आपने डायलॉग भी कोट किया है ना। अगर आप एक्टर हो और आप कहीं पे हो, मानो आप किसी मार्केट में गए हो या घर पे बैठे हो और आसपास कुछ घट रहा है, तो ऑब्जर्वेशन कब कब हो रहा है कि आपके कानों में वो आवाज तो आई, लेकिन आपका दिमाग एकदम उसी के साथ लगा हुआ है कि आप कहाँ से वो आवाज सुन रहे हो, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से उसका वॉइस इधर उधर ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि क्या हो रहा है सामने, पर्टिकुलर इस मोमेंट में उस एक्टर ने किस तरीके से रिएक्ट किया, वो अपनी लाइन बोलने से पहले उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ आया, उसने कितना टाइम लिया। या फिर अगर आप दूसरे आर्ट फॉर्म्स को भी देखो, अगर आप गाना सुन रहे हो, मानो कोई आपकी बहुत पसंदीदा कलाकार गाना गा रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो, उनको सुन रहे हो, सिर्फ सुन नहीं रहे हो, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा नोट लग रहा है किसके बाद, ये इस लाइन को गाने के साथ कौन सा इमोशन निकल रहा है। तो ये है कि आप सुन रहे हो, वो गाना सिर्फ आपके कानों को छू के नहीं जा रहा है। आप किसी पेंटर के पेंटिंग को देख रहे हो और आप सिर्फ पेंटिंग नहीं देख रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि कलर कैसे यूज किया गया है, किस तरीके से वो दोनों कलर का जो डेप्थ है, कोई हल्का कोई गाढ़ा, कैसे यूज किया जा रहा है। बहुत स्मॉल एक सजेशन से उस पेंटिंग को आर्टिस्ट ने कैसे निखारा है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जब उस तरीके से जब आप एक मूवी देखते हो ना, मगर आप उसकी स्टोरी को नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि उस पूरे स्टोरी में, उस फिल्म में जो फ्रेम है, जो जो प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से फ्रेम का लॉन्ग शॉट क्लोजअप लिया जा रहा है, क्या निकल के आ रहा है उस चीज से। एक एक्टर की कॉम्पोजिशन फ्रेम में जब लगाया गया है, तो क्यों इस तरीके से ही इस एक्टर को इस फ्रेम में पकड़ा गया है, ये सब आप सोचने लगते हो। ये होता है ऑब्जर्वेशन, बिकॉज यू आर नॉट मेयर लुकिंग एट द फिल्म, यू आर एनालाइजिंग। ऑब्जर्वेशन के साथ एनालिसिस का एक बहुत बड़ा रिलेशन है, दोनों मिला जुला चीज है। जब आप एज एन एक्टर आप एक फिल्म देख रहे हो, आप किसी कलाकार को देख रहे हो, आप हमेशा उसको एनालिसिस कर रहे हो कि क्या, किस तरीके से, कैसे, कहां तक। वेरी सिमिलर टू व्हाट अभी हार्दिक बोल रहा था स्टानिस्लवस्की मेथड, उसमें 5 Ws बहुत आते हैं। और अगर आप लैंग्वेज की तरफ से देखो, जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं बचपन में, वो भी बहुत स्टोरी टेलिंग के सीखते ही वो लोग बहुत 5 Ws पे आ जाते हैं। सेम चीज हर जगह पे अलाउ होता है। तो अगर मैं बहुत पॉइंटर से, मतलब पॉइंटर में आपको बताऊं, तो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं एक्टर के लिए जरूरी ये है, क्योंकि ऑब्जर्व करके हम अपने मटेरियल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। इफ यू आर गोइंग टू प्ले अ कैरेक्टर एंड यू आर ऑब्जर्विंग समवन somewhere, you are actually observing how, if something is happening in front of your eyes, कैसे हो रहा है वो, क्यों हो रहा है वो, what, why, क्या हो रहा है, and you are collecting your material, right? ताकि जब आप खुद का परफॉर्मेंस कर पाओ, आपके प्रैक्टिस में हर दिन का आप इसको शामिल कर पाओ कि अच्छा, तो मतलब अगर मैं अपने कैरेक्टर को प्ले करते टाइम मानो ये दिखाना है कि ये कैरेक्टर बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है, और सचमुच आपके सामने कोई ऐसा इंसान आपको मिल गया और आप देख पा रहे हो कि उस मोमेंट में वो अपने आप को किस तरीके से संभल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है, आवाज कहाँ पहुंच रहा है, अगर इतना माइंडफुली देख पाओ, then you are coming back to your space, you are taking your character, you are kind of applying it. So हम जो थियरी पढ़ते हैं और एप्लीकेशन में जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन ही वो जरिया है।
आपका रॉ मटेरियल आप ऑब्जर्वेशन के जरिए इकट्ठा करते हो, और वो ऑब्जर्वेशन माइंडफुल होना चाहिए, आप मेरा देखते नहीं हो। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करना मतलब देखते रहना नहीं है, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि क्यों, किस लिए। ठीक है, अभी हम फिल्मों के इसमें जब जाएंगे तो इसको हम थोड़ा सा और समझेंगे। लेकिन ये होता है ऑब्जर्वेशन माइंडफुली, सिर्फ देखना नहीं, सिर्फ सुनना नहीं, स्किन के मतलब टच के जरिए भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। अगर आपको, मैंने अभी बोला कि मेरे पास अभी यहाँ पे दो चीजें, एक माउस पैड है और एक टेबल मैट है, टच से ही डिफरेंस पता चलता है। तो अगर मैंने आपको एक दिन बोल दिया कि चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, बताओ तो दोनों में टच में अंतर क्या है। अपनी आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करोगे और आप दोनों को छुओगे और आप समझने की कोशिश करोगे एट द सेम टाइम कि डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग। ठीक है, यस। सो इसके साथ इमेजिन का भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है। मुझे अभी एक वो याद आया कि आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ विलेज गर्ल एंड माई डायरेक्टर वॉज वेरी डिमांडिंग। वो मुझे बार बार बोल रहा था कि तुम्हारे चलन में वो चीज नहीं आ रही है, चलन में वो चीज नहीं आ रही है। आफ्टर मतलब जब तुम चल रहे हो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अर्बन बॉडी लैंग्वेज है, गांव का नहीं हो रहा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हम वो सवाल के जवाब ढूंढने निकले कि क्यों नहीं हो रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम वी रियलाइज कि मैं तो शहर में एक मार्बल फ्लोर में चल रही हूँ ना, वो लड़की तो गांव की मिट्टी के सड़कों पे चढ़ती होगी। तो आपके स्किन की टच जो है ना पैरों की, वो आपके बॉडी आपके चाल चलन को बदल देती है। अगर आप नंगे पैर मिट्टी पे चलो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जैसी होगी, एक घर के मार्बल फ्लोर पे कभी नहीं होगा वो। सो हियर इज अ टच। तो मुझे अपनी सेंसरी मेमोरी में जाना पड़ा। ये सेंसरी मेमोरी क्यों जरूरत है, इसके बारे में भी क्वेश्चन देखा है मैंने कि सेंसरी मेमोरी यूज क्यों करते हैं हम। तो मुझे अपनी सेंसरी मेमोरी में जाके वो मेरा जो मेमोरी गांव के सड़कों के साथ है या मिट्टी का जो टच है वो कैसा है, उस वहां तक मुझे जाना पड़ा। और फिर मुझे इमेजिन करना पड़ा कि मैं मेरे पैरों के नीचे वही टच है। और उसके बाद उनको सेटिस्फेक्शन मिला, बोला हाँ थोड़ा कुछ तो बदला। क्या बदला पता है? अभी मैं इसको एनालिसिस कर रही हूँ, उस वक्त मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन वही उसके बाद मैंने खुद ही अपने बैक उसमें जाके मेरे पूरा चीज को जो मैं क्या सोच रही थी मैंने उसको ऑब्जर्व किया। सो एक्टर अपने आप को भी ऑब्जर्व करता है कि मैंने ये कर तो दिया पर मैंने क्या किया था। इसलिए मैं आपको अभी बता पा रही हूँ कि ऐसा हुआ था। और एक्टरों के लिए ही ऐसा बहुत सारा मोमेंट होता है जहां पे वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जो हम बोलते हैं ना कॉपी करना, इमिटेट करना और कॉपी करना दोनों में फर्क है। जब हम किसी को इमिटेट करते हैं हम एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक्टर को अपने काम के लिए रॉ मटेरियल जुगाड़ करने का या रॉ मटेरियल कलेक्ट करने का एक रास्ता है। एक्टर के इंफॉर्मेशंस को, एक्टर के मटेरियल को उन तक पहुंचाता है जो है वो है ऑब्जर्वेशन। और माइंड का इसके साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। ओके, लिखना चाहो इसको लिखना पड़ेगा आप लोगों को तो मुझे समझ में आएगा कि आप कैसे समझ रहे हो चीजों को। ठीक है, तो ये कल का आपका काम रहा, मैं रिपीट कर दूंगी। अभी यहां से थोड़ा सा हम फिल्मों के उसमें चलते हैं जो जो मुझे मिला है। नवाज आपने बहुत कम लिखा है, आर यू देयर? नोट्स लाने गया था अच्छा, मैम। एक्चुअली मैंने हाँ मैंने आपकी ह- मैसेज पढ़ी है। नहीं, हड़बड़ी में मैंने रॉन्ग फाइल भेजा है अभी। जस्ट जस्ट ये सेशन शुरू हुआ ना, तब मैंने मैम को और एक फाइल भेजा, करेक्ट फाइल। ओह ओके, या ठीक है,
मैं वही सोच रही हूँ कि आपने बहुत ही कम लिखा है। नहीं नहीं मैम, 2 पेज लिखा है। तो मैंने सभी का पढ़ लिया है जो आप लोगों ने फिल्मों के बारे में लिखा, काफी डिटेल में लिखा है। अच्छा, लिखने का एक पैटर्न है, ठीक है, ये मैं सबको पहले थोड़ा सा बता दूं। लिखने का एक पैटर्न होती है, पैटर्न मतलब जो आपके राइटिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा सा एक, मतलब क्या बोलूं, बहुत जेनरल सा एक आंसर हो तो मजा नहीं आता है। आप सभी ने बहुत बड़े बड़े मतलब पेजेस में फिल्मों की कहानी पूरी पूरी बताई, वो जरूरी है, लेकिन फिल्म की कहानी सबको पता होगी अगर वो बहुत कल्ट फिल्म है, बहुत चलती हुई फिल्म है। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि ये जानने के लिए कि आप क्या सोच रहे थे, उस पे हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। हार्दिक और श्रेयांश, आप दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक रास्ते पे है। जिस तरीके से आप लोगों ने उसको बताने की कोशिश की, वो थोड़ा सा ठीक लाइन पे है। और दिग्विजय, योर्स इज वेरी लाइक बहुत फैला हुआ है, थोड़ा सा समेटने की जरूरत है। लेकिन सभी में मतलब ये फैला हुआ चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दिग्विजय और श्रेयांश का मुझे एक रास्ता दिखा, लेकिन फिर भी आप लोग भी थोड़ा सा फैले हुए हो। हार्दिक कोशिश किया है थोड़ा सा आसपास रहने की। तो कैसे लिखना है इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, शायद आपको एक बार रीराइट करने की जरूरत पड़े। जी जी। अगर मैं पढ़ूं आपके मतलब इस राइटिंग को बतौर एग्जामिनर, तो मुझे ये मालूम होनी चाहिए कि आप किस तरीके से देख रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। फिल्म की कहानी तो सबको पता होगी जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन मुझे ये देखना है कि उस कहानी से आपका क्या सोच है जो आगे चल के आपको आगे कहीं ले जाएगा। आपको फिल्म बनाना अभी तक नहीं आता, वो ये लोग सिखा देंगे, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि आपको अगर हम सिखाएं, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करोगे, आपका विजन क्या है आगे की उसमें, आप फिल्म को किस तरीके से कितने प्यार से देख रहे हो। आप एफटीआई फिल्म की ही जगह है, तो एक फिल्म आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो क्यों है। तो थोड़ा सा शुरुआत में ना बिल्कुल फिल्म और थिएटर की तरह ही सोचो। जब कोई भी फिल्म और थिएटर ओपन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं उसको, राइट। अगर पर्दा खोला, वो आप थिएटर बोलो या आप सिनेमा बोलो, सबसे पहले मूवी में आपको एक शहर दिखेगा, शहर का एक कटआउट दिखेगा, एक फ्रेम दिखेगी, हाँ कुछ वो कोई और उस फ्रेम से आप समझ लोगे कि ये कौन सा शहर है या कौन सी गांव है। तो पहले ही एक लॉन्ग शॉट में एक स्पेस दिखता है हमें हर जगह पे। अगर आप थिएटर में भी जाओ, पर्दा उठते ही हमें एक सेट दिखता है, तो कहाँ हो रहा है वो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है, और कौन से टाइम पे हो रहा है, सुबह की, शाम की, रात है। तो साउंड के जरिए फिल्मों में हमें वो चीज समझ में आ जाती है, थिएटर में भी। दैट मीन्स सबसे पहले आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया जा रहा है कि ये घटना यहाँ घट रही है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फिल्म की भी आप वैसे दो। अगर कोई फिल्म के बारे में आप बात कर रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ कि कहाँ की फिल्म है, ठीक है। जैसे श्रेयांश ने थोड़ा सा कोशिश किया है, और दिग्विजय आप शुरू से ही बिल्कुल जनरल स्टोरी की तरफ चले गए, वो शुरू में नहीं है, ठीक है। श्रेयांश ने थोड़ा सा कोशिश किया है, और हार्दिक ने भी थोड़ा सा कोशिश किया है शुरू में ये बताने की कि कौन डायरेक्टर है, एक्टर एक्ट्रेस कौन है, ये सब वो थोड़ा सा और विस्तार में बताओ। ओके मैम। ठीक है कि ये फिल्म है, ये फिल्म उस साल में बनी थी, ठीक है। मतलब शुरू में टाइटल देखिए, गैंग्स ऑफ वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर ऐसे नहीं बताते हैं, उसको थोड़ा सा आपको डेकोरेट करना पड़ेगा कि मेरे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, जी। उस साल में रिलीज होने वाली ये फिल्म, ताकि तुरंत हमें एक आइडिया मिल जाए आप कौन से जमाने की बात कर रहे हो। ओके।
ठीक है, उस साल में रिलीज हुई होने वाली ये फिल्म। उसके बाद ये बता सकते हो कि उसके डायरेक्टर कौन थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये फिल्म अगर कोई स्पेशल कुछ कारणों से इस फिल्म को एक्सेप्ट किया गया था कि बहुत पॉपुलर फिल्म है, या आर्ट या कल्ट फिल्म है, या फिर कोई भी मतलब बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दुनिया के बेस्ट 5 फिल्मों में से एक है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अचीवमेंट जो है फिल्मों की, कि मानो ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म उस जमाने में ये इस कारणों से मशहूर हुई थी, हो सकता है फिल्म के गाने बहुत पॉपुलर थे, और जॉनर बताओ कि इट इज कमिंग अंडर द पॉपुलर फिल्म इन दैट ईयर। इस फिल्म को, क्योंकि आप बता रहे हो कि ये फिल्म इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको क्यों लगा कि आप इस फिल्म के बारे में ही बातचीत करो, सिर्फ इसलिए कि वो आपको पसंद है। तो वो सारी चीजें बताओ कि ये एक ऐसे फिल्म है जो उस साल में बनी थी। ये डायरेक्टर के बारे में बता दो, उसके बाद लिखो कि ये पॉपुलर फिल्मों में से एक है, उस साल की सबसे बड़ी हिट रही है, इस फिल्म को उतने सारे अवार्ड मिले हैं। तो सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दो जो इस फिल्म को खास बनाती है। कितने सारे फिल्म रिलीज होती होगी, राइट? यही फिल्म आप क्यों चुन रहे हो, तो वो कॉन्टेक्स्ट पहले दे दो। ठीक है, उसके बाद ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद फिर अब बताओ कि इस फिल्म में ये अदा कलाकार थे, दिस इज आर्टिस्ट परफॉर्म्ड इन दिस फिल्म। वो अगर किसी आर्टिस्ट को बेस्ट एक्टर मिला, एक्ट्रेस मिला, वो शुरू में जा सकता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपने इसको बता दिया, उससे हमें आपकी सोच का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब आप इस फिल्म को देख रहे थे, और तो इस फिल्म के बारे में आपकी जानकारी क्या है, ये इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्लॉट लिख दो कि इस फिल्म में मोटा मोटा ये होता है। अगर ये फिल्म किसी भी स्टोरी नॉवेल से किसी से लिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि उस नॉवेल, उस राइटर के उस नॉवेल के ऊपर बेस्ड करके है, और इस स्टोरी में ये होता है। बहुत विस्तार से नहीं बताना है स्टोरी को, ठीक है, नटशेल में बता देना है कि स्टोरी का प्लॉट ये है। श्रेयांश, आपने जब प्लॉट लिखना शुरू किया, उसके पहले मुझे लग गया था कि आपने पूरा लिख दिया। जब मुझे लगा कि अब आप खत्म कर रहे हो अपना लिखना, उसके बाद आप प्लॉट शुरू कर रहे हो। मैम आई थॉट कि प्लॉट भी मेंशन करना जरूरी होगा, क्योंकि कई जगह पे मेंशन था कि प्लॉट लिखना ही है, तो आई प्लॉट थॉट कि बिल्कुल लिखना है, प्लॉट के बिना तो होगा ही नहीं, बट यू हैव गिवन अ डिटेल्ड डिस्कशन बिफोर प्लॉट, so it's kind of giving me an idea that okay, now it is going to get over, and then I'm finding oh अभी प्लॉट भी है। तो कितना लिखना है, एग्जामिनर कितना पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। प्लॉट सेकंड में ही ला दो कि इस फिल्म में मोटा मोटा ये सब होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, आपका जहां पे आप द स्टोरी रिवील्स अराउंड उर्दू पोएट विजय जो है, वो आपने स्टोरी का मोटा मोटा बता दिया, फिर आप प्लॉट रिपीट कर रहे हो, जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन के बाद ही प्लॉट लिख दो और स्टोरी शॉर्ट में बता दो। इवन आई फेल्ट कि अब स्ट्रेच हो रहा है ज्यादा, वो आ रहा था हाँ, ये अंदर। बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, इतना जरूरत नहीं था। ओके, ये आपने प्यासा का रिव्यू लिखा है, बड़ा अच्छा है। जिस तरीके से हार्दिक ने इसके बाद इसको डिवाइड किया है, हार्दिक विशेषता पहले मत बताओ, जी मैम। प्लॉट थोड़ा सा बता दो। उसके बाद आप जो बोल रहे हो कि इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे आपने ये अभिनय के बारे में बताया है, जी मैम। अभिनेता ये वो। सिर्फ अभिनेता एक फिल्म की विशेषता नहीं हो सकते। ठीक है, प्लॉट के बारे में बताने के बाद आपको ये बताना जरूरी है कि क्यों ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है, या क्यों ये फिल्म एक जरूरी फिल्म है, ये फिल्म बताता क्या है। ठीक है,
मानो कि जैसे एक कोई फिल्म बताओ, कौन से फिल्म को लेकर चर्चा करना शुरू करें? मैम आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखा है, देखा है मैंने। क्या गैंग्स ऑफ वासेपुर सभी लोगों ने देखा है यहाँ पे? यस मैम। नवाज, यस मैम। देखा है? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके। Part one, part तो two. हाँ, Gangs of Wasseypur is quite acclaimed and celebrated critically and popular also. सभी दर्शकों को उसको वो बहुत पसंद आया। Why it is a cult film? ऐसा क्या था उसमें? मैम रियलिस्टिक सिनेमा को प्रेजेंट करती है वो। उस समय, उस दौर में जिस समय बहुत ज्यादा कमर्शियल फिल्म आ रही थी, और एक अलग तरीके की फिल्म, गैंगस्टर फिल्म अलग जिसे क्यों कहते हैं। बोल रही हो? Killing and rudeness. हाँ, Killing and rudeness के लिए. किलिंग एंड रूडनेस हाँ. मतलब मैम आई एम जैसे आस्किंग कि आपने बोला कि अलग तरीके से। जी जी व्हाई यू आर सेइंग इट इज अलग? मैम, क्योंकि ये रिवेंज पे बेस्ड फिल्म है जिसमें बहुत सारे क्योंकि होते हैं रिवेंज पे, नागिन भी रिवेंज पे बेस्ड फिल्म ही है। यस मैम, वही चीज है कि उसको एक अलग तरीके से, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की एक डिटेल दी गई नहीं, है उसको वही एक। मैं बता रही हूँ हार्दिक, ये बोल देना जी वो काफी नहीं है। ओके। If you are saying अलग तरीके से, then I will ask you how is it अलग? वही पोर्ट्रेइंग आंसर दी चाहिए मुझे। हाँ, पोर्ट्रेइंग दी ग्राउंड रियलिटीज, एंड इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसको लार्जर देन लाइफ डिपिक्ट नहीं किया गया है कि वो कुछ भी हो, 10 गुंडे आ रहे तो वो मार डालेगा, क्योंकि एंड में मनोज बाजपेयी की डेथ हुई जाती है। तो आई थिंक पैरेलल सिनेमा को मद्देनजर रखते हुए जो बनाया गया था उसकी वजह से ये स्टैंड आउट करती है। so that means it is having a touch of parallel cinema, but it is also coming in the mainstream, यस मैम। which is very rare. यस Gangs of मैम, Wasseypur, दोनों भी Gangs चीजें of थी एक्चुअली। Wasseypur बॉक्स ऑफिस के हिसाब से भी एक हिट फिल्म यस है तो, यस जी यस। लेकिन बनाने का तरीका, इसके फ्रेमिंग, सब कुछ हमें पैरेलल सिनेमा की याद दिलाती है। यस मैम। So it's kind of balancing between popular and parallel, जो कि अपने आप में एक बहुत रेयर चीज है। आपकी विशेषता में हार्दिक ये बात नहीं है। ओके मैम। हाँ, ये है इसकी विशेषता, फिल्म की विशेषता। ऑफ कोर्स एक्टर तो है ही बहुत बड़ी चीज, लेकिन फिल्म क्यों अलग है? ठीक है, ये मैम, अलग आपने क्यों है ये बोलना जरूरी है। पैरेलल सिनेमा वर्ड यूज किया ना, उसका मीनिंग क्या होता है? ओके, इट्स अ ह्यूज स्टोरी। सो पैरेलल सिनेमा इज, अच्छा चलो उतना हिस्ट्री नहीं बताती हूँ, आप रिसर्च करोगे। सो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन वर्ल्ड सिनेमा, there are two there was a division. Okay. One division is called popular. It's not about cinema only, Nawaz. हाँ. It's about every art form, performing art form. Either it is in music, in cinema. Okay, it's all there. There is a division for like a division for two types of creative products. If I'm saying it for all the art form, या फिर सिर्फ फिल्म की बात करते हैं चलो, तो दो तरीके से फिल्म बनने लगी थी। एक मैम फिल्म एक ऐसी सेकंड। होती थी जो एंटरटेनमेंट बेस्ड होती थी, और वो सिनेमा देख के आपकी मनोरंजन होती थी, बट उससे आप कुछ सीखते नहीं हो। Okay. Okay, and this genre, which genre is made to just entertain the people and not for the education purpose, this division was called popular division. आपने पॉप म्यूजिक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है। पॉप, ये वर्ड आता है पॉपुलर से। Okay. ओके, जो भी पॉपुलर है उसको कम छोटा करके हम पॉप बुलाते हैं, पॉप म्यूजिक। या जो मनोरंजन करता है आपका वो हो जाता है पॉपुलर, और जिसमें थोड़े से सीखने की, एडुकेशन के एलिमेंट्स होते हैं वो
खुद अलग नहीं हुए थे, पर फॉर सम रीजन, बहुत बड़ा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, उसको ये मेन स्ट्रीम या पॉपुलर से अलग कर दिया गया है। अलग Okay. कर देके इनका नाम रखा गया था पैरेलल सिनेमा, जो कि इस मेन स्ट्रीम या पॉपुलर के पैरेलली जा रहा है। पर ये Okay. सारे मूवीज पॉपुलर जॉनर में नहीं आते हैं, क्योंकि ये मनोरंजन नहीं करते हैं उतना, ये आपको कुछ और सिखाता है, कुछ और दिखाता है, इनका पर्पस कुछ और है। और ये Understood. मूवी हर हर टाइम आपको बिजनेस नहीं देती उतना जितना पॉपुलर फिल्में देती है। So most of the parallel cinemas are maybe they are not that much box office hit. They don't get क्या बोलते हैं उसको, सिनेमा Yeah. मूवी थिएटर में ये रिलीज नहीं होते हैं बहुत टाइम, बहुत देर तक चलते भी नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो थिएटर से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए लोग होंगे, वो जरूर इसको देखेंगे, क्योंकि इसको देख के आप सीख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पैरेलल, ठीक है। Understood. गैंग्स ऑफ वासेपुर का फ्रेम इतना अच्छा है, और हर एक एलिमेंट उसका, एक्टर बोलो, फ्रेम बोलो, जिस तरीके से यूज किया गया है, सिनेमाटोग्राफी उसका जिस तरीके से है, कैमरा की पोजीशनिंग, सब कुछ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। लेकिन ये रिलीज हो रहा है और पॉपुलर भी हो रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन द टू, पैरेलल और मेन स्ट्रीम। ठीक है, ये लिखना था हार्दिक, है ना? ओके मैम, समझ और गया। कुछ जो इसको अलग बनाता है, आपने एक्टरों के बारे में लिखा, वो सही है, ठीक है, वो भी इसको अलग बनाता है, उसको हम बोलेंगे, लेकिन कुछ और। मैम इवन द बैकग्राउंड म्यूजिक, जो सॉन्ग्स वगैरह थे मैम मूवी के, वो बहुत सारे मैम लोकल आर्टिस्ट या वैसे उन्होंने बनाए थे मैम, म्यूजिक का जो इस्तेमाल किया है बेसिकली। हम्म मैम अगेन म्यूजिक, वही फोक म्यूजिक को पॉपुलर बनाया गया है, जैसे एक हाँ, बगल में और चांद म्यूजिक होगा। के, हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक को यूज किया है, वो फोक म्यूजिक तो है, जी। पर उनकी लिरिक्स जो है वो बिल्कुल अलग है। यस। वो Yes, ma'am. लिरिक्स की वजह से अलग हो रहा है, क्योंकि उस लिरिक्स में आपको कुछ और ही बताया जा रहा है। यस। और वो मतलब एक एक म्यूजिक अगर आप देखो तो वुमनिया जो है, वो वर्ड तो इंग्लिश का है, तो किस तरीके से उसको देसी बनाया गया है, देसी टच दिया गया है। तो ये Yes. फिल्म हर जगह पे दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों के साथ ड्रिबल करता हुआ आ रहा है, और ये बीच में आता है। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे अब एक्टरों के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ दे, क्या मैं थोड़ा सा पढ़ूं? यस मैम, श्योर। हार्दिक ने जो दो लिखा है, इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है सभी अभिनेता द्वारा किया गया अभिनय। ये क्या है, कहाँ, वहां, हाँ, वहां कभी से भी प्रतीत नहीं होता कि कोई भी किरदार उस जगह की पृष्ठभूमि का नहीं है। सबसे पहले मगर बात करें सरदार खान की, जिनका पात्र सर मनोज बाजपेयी ने निभाया है, ठीक है। वो बिहार के धानबाद क्षेत्र का एक गैंगस्टर क्षेत्र है। का, हाँ, धानबाद क्षेत्र का एक गैंगस्टर हाँ, बोलो। एक गैंगस्टर है जिसका लक्ष्य है उस क्षेत्र के विधायक रामाधीर से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना। हाँ, बस इतना तक। तो ये बोल तो रहा था एक्टर के विषय में, पर फिर ही मूव्ड इनटू द स्टोरी। राइट। आप सब लोगों को स्टोरी से बहुत प्यार है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अलग एक कुछ पैराग्राफ ही कर दो ना स्टोरी के लिए। ओके ओके मैम। ये इस फिल्म की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये स्टोरी ये बताता है, वो बताता है, एक तो आपने प्लॉट बता दिया, उसके बाद एक अलग लाइन करो कि स्टोरी आपको क्यों अच्छी लगी, बिकॉज दिस स्टोरी ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताता है जो बहुत आम इंसान नहीं है, और ये मैम स्टोरी वही चीजें बहुत आगे रियलिटी के करीब है। हाँ, मैंने देखा है, आपने लिखा है आगे। आगे लिखा है, मगर वही चीजें उसको अलग अलग तरीके से वही मैं कर बोल देना। रही हूँ कि आप सभी ने बहुत फैला दिया है इसको, थोड़ा सा समेट लीजिए।
ठीक है। जी जी तो स्टोरी को जो है अलग कर दो, अगर स्टोरी से इतना प्यार है तो वो ही एक पॉइंट रख दो कि स्टोरी आपको क्यों पसंद है, कि रियलिटी के बहुत करीब है स्टोरी, स्टोरी नहीं है प्लॉट जो है वो। और इसके जो किरदार हैं, ये किरदार सारे बहुत ऐसे जगह से हैं जो शायद हम वहां पे जाएं तो हम ऐसे किरदार दिख भी जाएं, ऐसे लोगों की कहानी है ये, कि एकदम जो आम जिंदगी में होता है, हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो भी है उस बारे में लिखो। उसके बाद जब आप एक्टर लिखो, ये जो लाइन है ना हार्दिक के, देख के लगता ही नहीं है कि वो वहां के नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। तुम अगर उनको क्यों रुको, क्या नाम है यार, चक दे इंडिया में शाहरुख खान को देखे तो तो तुम्हें क्या लगता था कि वो कोच नहीं है हॉकी? मुझे तो नहीं बिल्कुल होता, लगा कि बिल्कुल वो मैम, हॉकी बिल्कुल की सही कोच है। है। मैंने बाद में पढ़ा, खुद भी बहुत हंसी आ रही थी ये लाइन क्या, ये लाइन ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं लगते हैं, लेकिन तुमसे उम्मीद ये है कि तुम ये लिखो कि उन्होंने यस मैम, ऐसा क्या क्या किया यस मैम। कि हमें ऐसा लगने लगा कि वो वही के। मैम वही चीज है, जैसे तो आपने बोला मनोज तो बाज, मुझे, हाँ अब आपने बोला तो मुझे चीज समझ में आ गई। रीजन ये है कि क्लास ज्वाइन करने का मेन पर्पस मेरा यही है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, क्योंकि लिखना इतना पसंद भी नहीं है ठीक और नहीं इतना। है, हमें हमें आइडिया नहीं होता है। मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ, कि जी दूसरे मैम। की आंख से, कि अगर मनोज बाजपेयी बिल्कुल ऐसे लगे कि वो वहीं के हैं, तो मनोज हम्म बाजपेयी ने क्या क्या चेंजेस किए अपने अंदर। हम्म जो 3 एलिमेंट्स के बारे में कल हम बात कर रहे थे, उनमें कौन हम्म, कौन सा मनोज बाजपेयी ने यूज किया है, जी किस तरीके से वो बोल रहे थे उनका, ये सब देखो। अभी अभी ये मत देखो जी कि अरे तो लगते ही नहीं है कि मनोज बाजपेयी है, ये ना देखना, देखो अभी। जी अभी जी ये देखना शुरू करो कि ये लगने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, हाउ ही इज यूजिंग हिज फेशियल एक्सप्रेशन, हाउ ही इज यूजिंग हिज आईज गेज, हम्म जिनको जिनको भी देखते हैं वो कैसे देख रहे थे। हम्म ठीक है, अभी ये देखो कि ओके मनोज मैम। बाजपेयी जो किरदार निभा रहे थे, उस किरदार की खासियत क्या थी, और उसको मनोज बाजपेयी ने अपने किस किस एक्शन और जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के जरिए हम तक कम्युनिकेट कर दिया। अभी इस तरीके से सोचना है हम्म कि मनोज बाजपेयी इज अ गैंगस्टर, ठीक है, इज अ गैंगस्टर, ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो उतना हमारी तरह, जिनका मॉरलिटी उतना साफ नहीं है, कि जिस जगह की बात हो रही है, जिस टाइम की बात हो रही है, और जिस क्लास की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो किरदार है, और या फिर फिल्म की जो किरदार है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। हर एक फिल्म जो कि बहुत अच्छी फिल्म होगी, वो आपको किसी भी एक चीज की रियलिटी बताती है, या तो उस टाइम की, या तो एक क्लास की स्टोरी बताती है। तभी तो हम सीखते हैं ना, उससे क्या सीखेंगे वरना। हमें क्लास की सच्चाई पता चल रही है कि धानबाद में एरिया में एक ऐसा जगह है, धानबाद मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, मतलब बंगाल से बहुत दूर नहीं है धानबाद, हम्म और वहां पे एक ऐसे कम्युनिटी है जो माफिया होते हैं। और कैसे माफिया, ये लोग लोकल माफिया हैं, और इनके रहन सहन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और माफिया के जो हेड होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, ये मनोज बाजपेयी जैसे। और हमसे उनकी मोरालिटी का सोच क्या है, तो वी आर लर्निंग अबाउट अ सोसाइटी, राइट, वी आर लर्निंग अबाउट अ टाइम। गैंग्स्टर ऑफ वासेपुर कौन सी टाइम की बात बताता है? 1984 की बात बता रहा है क्या वो? नहीं, अभी घट रहा है वो, जब मैं और आप इस यहाँ पे बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं लैपटॉप के जरिए, धानबाद में ऐसा ही कोई खून जख्म हो रहा होगा। हम्म दैट इज वाई इट इज क्लोज टू रियलिटी, कि वो हमें सही बात बता रहा है कि ऐसा होता है। और मनोज बाजपेयी उसी सोसाइटी के एक बंदे को हमारे सामने लेके आ रहे हैं, कि हम उसी सोसाइटी में एक छोटे से बंदे को देख रहे हैं। तो वो बंदा, उसके साथ धानबाद जो एरिया है उसका
वो एक रूखी जगह है, ठीक है। और वहां की मिट्टी जो है उतना उसके आसपास बहुत नदी या पानी जैसा चीज नहीं है, तो वो बहुत डिहाइड्रेशन जैसा है। उसकी मिट्टी जो है वो सूखी मिट्टी है, गर्मी बहुत होती है धनबाद में। तो आपने देखा होगा जो पहनावा है, कॉस्ट्यूम है फिल्म में, हम्म किसी के कॉस्ट्यूम में ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि बहुत मोटा कपड़ा पहना हुआ है। और वही हम्म जगह ऐसा भी है कि उसमें सर्दी भी बहुत होती है। जी। तो एक टाइम पे हमें वो भी देखने को मिलता है कि शॉल वॉल ओढ़ रहे हैं कुछ लोग। right. ये है डिफरेंस। हमें मनोज बाजपेयी ने ऐसा क्या क्या किया, हार्दिक आपको ये ढूंढना है अभी। ओके मैम। तो आपको ये बताना चाहिए कि बहुत खास ये है कि मनोज बाजपेयी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम्म और ये फिल्म हमें एक स्पेशल कम्युनिटी के बारे में बात बताता है। और अब आपका रिसर्च यहाँ तक जाएगा कि वो धानबाद की कम्युनिटी कहाँ है, इनके बारे में बहुत चर्चा है, आपको न्यूज व्यूज में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कम्युनिटी कैसा है, और जो एरिया की बात हो रही है धानबाद, उसके आसपास के एरिया कैसा है, और मनोज बाजपेयी ये सारी चीजें हम तक लाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है अपने अपना, कैसे बोल रहे हैं वो, कैसे देख रहे हैं, ये ढूंढो हार्दिक। ये है खासियत। ठीक है, उसके बाद नवाज उनको उसको और कैसे आगे बढ़ा रहा है। दोनों हीरो जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज बाजपेयी जी, दोनों हीरो नेगेटिव हीरो है मूवी में। हम्म हम उन्हीं को देखते हैं, और दोनों में हीरो जैसी कोई खासियत नहीं है, ना तो अच्छे दिखते हैं, पतले एकदम ये है, लेकिन क्यों ये इन दोनों को ही लिया गया है उस फिल्म में, और ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अब आपको ये ढूंढना है। तो उसके बाद वो लिखो, अगर कैरेक्टर आपको पसंद आए, अभिनेता आपको पसंद आए, तो उसके बारे में, अभिनेता के बारे में लिखो। श्रेयांश, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आप प्यासा से रॉक क्या, हाँ, रॉकस्टार, रॉकस्टार हाँ, आपने तुलना की। ये एक चीज है श्रेयांश ने किया, उसने एक फ्रेम में प्यासा के एक फ्रेम के साथ उसने रॉकस्टार, जो कि बहुत बात की मूवी है रणवीर सिंह की, उसका एक कंपैरिजन करके इसने बोला कि उस फ्रेम में मुझे ये देखने को मिला, सेम चीज मुझे रॉकस्टार ने देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो एक बात है ना, ये है उसकी खुद की ओपिनियन, कि उस फिल्म में मैंने ये देखा था, और मुझे ये देख के उसी के साथ वही फिल्म का फ्रेम कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ही वॉज नॉट मेयर वॉचिंग द मूवी, ही वॉज ऑब्जर्विंग द, इसीलिए वो फ्रेम उसको याद रह गया। देखो, ऑब्जर्वेशन की बात आ गई। तो ये देखना है आपसे कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या फिल्म। तो ये जो एक कंपैरिजन श्रेयांश लेके आया है, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे भी एक और दिशा मिला, पर्सपेक्टिव। समझते हो आप सब लोग, यस। यस हाँ, किस तरीके से देख रहे हो। तो श्रेयांश ने एक अपना तरीका हमें बताया है कि हम तो मूवी देख रहे थे, मैं उसको इस तरीके से भी देख रही थी, मतलब वो देख रहा था, मैं इसको इस तरीके से भी देख रहा था, शायद मैं देखूं तो मैं किसी और तरीके से बताऊं। यस। तो वो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ऐड करने की जरूरत है, कि ये मूवी मैं देख रहा था और मैंने उस नॉवेल में कुछ ऐसा पढ़ा था, मुझे लगा ये मूवी उसी की बात कर रही है, बिल्कुल ऐसा वाला बात कर रहा है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट टॉकिंग इन दिस वे। सो आपका खुद का कुछ ओपिनियन, आपका खुद का कुछ थॉट, आपका कुछ पर्सपेक्टिव आनी चाहिए, कि फिल्म तो बहुत अच्छी है, ऑफ कोर्स अच्छा है। आपने शुरू में ही बता दिया है कि ये फिल्म अलग क्यों है, और क्यों आपको लगा, मतलब कि आपको इस फिल्म के बारे में ही बात करनी चाहिए। ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है इस मूवी में जिसने हलचल मचा दी, या जो दूसरे फिल्मों की तरह नहीं है, कुछ और है। वो तो आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा स्टोरी बता दी, ठीक है। उसके बाद आप आओगे उस पॉइंट पे कि जब मैं देख रहा था ये मूवी, मुझे इस एक्टर की ये काम बहुत पसंद आया, मुझे इस स्टोरी की ये बात बहुत पसंद आई।
अगर आप कोई डायलॉग उठा रहे हो तो ये डायलॉग यहाँ पे इस तरीके से बोला गया है, और कनेक्शन क्या है उस डायलॉग का? क्या वो डायलॉग ऐसा कोई बात बता रहे हैं जो कंटेम्पररी टाइम के किसी इशू को मतलब पॉइंट आउट कर रहा है? I was watching something, I forgot the movie. It was directed by पापा, ये आपने जिंदगी न मिलेगी दोबारा के बारे में बात किया ना नवाज? Who's the हाँ, director? Zoe Zoe Akhtar. Akhtar. Oh Zoe yeah, right. I was watching something directed by Zoe Akhtar only. Zoe Akhtar इस movie मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सेम कमर्शियल मूवी होती है बट हमें बहुत कुछ थॉट का एलिमेंट देते हैं वो सोचने का। सो एक वहां पे मुझे याद नहीं है कौन सी मूवी, एक बंदा अपने माँ बाप के साथ किसी को वो प्यार करता है एंड ही वांट्स टू गेट मैरिड विद गर्ल, एंड वो बोलता है कि आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। तो हिज मॉम एंड डैड दे वर ऑफ कोर्स दे वर नॉट रेडी फॉर दिस प्रपोजल, क्योंकि वो लड़की डिवोर्सी है या विडो है, कुछ थी, वो भूल गई मैं। तो दिल चाहता है, आ दिल चाहता है। नो इट इज नॉट दिल चाहता है। ये दिल चाहता है फरहान अख्तर डायरेक्टेड। हाँ, दिल चाहता नहीं है, ये बहुत ही करंट है। दिल चाहता इज अनदर कल्ट मूवी ऑफ दैट जॉनर। मैं मेड बट इन ये हेवन से तो नहीं, सीरीज से तो नहीं आप बता रही हैं मेड इन हेवन? सीरीज है क्या? मैं भूल गई, मुझे सिर्फ वो चीज याद है। तो मम्मी पापा बोल रहे थे उसके लड़के को, लॉजिक दे रहे थे दैट गर्ल इज नॉट प्योर, यू वांट टू गेट मैरिड विथ हर, द गर्ल इज नॉट प्योर, एंड द लड़का समझ नहीं पाता है, वो बोलता है कि प्योर लाइक घी। आपको कैसे आप एक लड़की की प्योरिटी के बारे में बात, प्योर मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि शुद्ध घी, उसी तरीके से बोल रहे हो आप, शुद्ध लड़की। सो सी दिस लाइन इज टेलिंग समथिंग अबाउट a mentality, a problem, which is kind of showing us a particular thought of a particular time. अभी हम बहुत इस बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन इक्वलिटी, ये सब के बारे में अभी बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, इस बारे में बात हो रही है। और इस फिल्म में ये एक लाइन किसके मुंह से आ रहा है? ये हीरो के मुंह से आ रहा है। सो इट इज काइंड ऑफ ब्रेकिंग द टिपिकल जो थॉट है हमारा हीरो के बारे में, कि लड़की को प्रोटेक्ट करता है और ये करता है और वो करता है और ये करता है, कहीं ना कहीं से ये वहां से ब्रेक कर रहा है। और ये लड़का ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं, मैं जैसा भी हो मैं उसको प्यार करता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी। ये लॉजिक किसी के उसके साथ समझने की कोशिश कर रहा है, और हीरो बोल रहा है कि प्योर मतलब लाइक घी, are you objectifying the girl? So that's why this dialogue is very favorite for me. अगर मुझे इस फिल्म के बारे में जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर उसके बारे में मुझे लिखने की बात किसी ने बोला, तो ये लाइन, मुझे फिल्म का नाम भी याद नहीं है, लाइन मुझे याद है, क्योंकि ये कुछ और बारे में मुझे बोल रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा पाथ ब्रेकिंग चीज के बारे में मुझे बता रहा है जो कंटेम्पररी टाइम में बहुत वैल्यूएबल है। अगर उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है तो मुझे लग रहा है चर्चा करने की जरूरत है। आपका थॉट क्या है उस फिल्म? जैसे प्यासा, श्रेयांश, यू आर टॉकिंग अबाउट प्यासा, यस मैम। और आपने बोला कि आपको पर्सनली लगता है ये गुरुदत्त की सेमी खुद की बायोग्राफिकल। जिंदगी के बारे में है। या Yeah, but why do you think it, like, why this is your personal opinion? From where did you get this information from? I've seen it somewhere mentioned also, but personally I feel because कागज के फूल, उनकी जो फिल्म आई थी, जब वो आई थी तो वो कमर्शियली डिजास्टर थी, बट ओवर द टाइम अभी करंट सिनेरियो की हम बात करें तो इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। एंड दैट टू जब गुरुदत्त की डेथ हो गई थी उसके काफी समय बाद इस फिल्म को जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी वो मिलनी स्टार्ट हुई। एंड सेम थिंग हैपेंड इन प्यासा, जब उसकी मतलब लोगों को लगता है कि वो मर चुका है, विजय मर चुका है, तो उससे प्रॉफिट लेने के लिए कैसे कैसे लोगों ने उसको क्या उसकी मूर्ति बनवा दी,
पब्लिश तो होने लगी। इन सब के बारे में आपने पढ़ा है कहीं पे? Yeah, I have read about it. कहाँ पे? Ma'am, I'll share you uh, the link where I studied that. अभी No, exactly you याद नहीं है. studied what? I wanted to know that did you study about Gurudat's life, or did you study about Pyasa, No, or did you not about study... प्यासा के रिगार्डिंग ही. हाँ, उसमें मैं जो ये कैप्शन, जो बात आप बोल रहे हो, क्या ये चीज वहां पे मेंशन है? हाँ कैप्शन में मेंशन था प्यासा फिर इक्वल्स टू करके ये. That means this is not your personal thought, Shreyansh. या बट मैम वो कागज के फूल से वो रिलेट करने वाला वो वाली चीज आई थॉट वो See, मेंशन नहीं है. when वो वाली. ये जो बात आप बोल रहे हो, इस पे बहुत चर्चा है, और ये अगर कोई इस चीज के बारे में कहीं से पढ़ रहा हो तो सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन निकल के आती है कि कागज के फूल और प्यासा इज बेस्ड ऑन गुरुदत्त लाइफ. आज ही मैं गीता दत्त के बारे में कुछ पढ़ रही थी और यही सारी चीजें उसमें आ रही थी. ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मतलब सर्कुलेटेड हो चुकी है. तो ये इंफॉर्मेशन जो इतना ज्यादा सर्कुलेटेड, अगर आप बोलो कि मेरा पर्सनल थॉट ये है, तो कोई नहीं मानेगा. आपका पर्सनल थॉट वो हो सकता है कि आपने रॉकस्टार के साथ इसका एक कंपैरिजन ढूंढ के निकाला, लेकिन गुरुदत्त की लाइफ में ये तो, अगर आप आज जाके ये बोलो कि मेरा पर्सनल थॉट ये है कि एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे की तरफ ही गिरता है, कोई नहीं मानेगा. राइट. राइट, क्योंकि जैसे ही आपको ये लगा और आपने गूगल पे टाइप किया कि ऊपर से नीचे क्यों दिखता है, सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके सामने आएंगे, सॉरी न्यूटन आपके सामने आएंगे. तो राइट. जैसे ही अगर आपने प्यासा के बारे में कुछ भी ऐसा लिखने की कोशिश की, आप पढ़ने की कोशिश की, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा. लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आना अच्छी बात है, आप उसके लिए क्रेडिट दे दो. जैसे आपने लिखा भी है कि सम पीपल सेड, आप जेन्युइनली लिख दो कि जब मैं इसके बारे में कुछ पढ़ रहा था और मुझे ये मिला कि ये गुरुदत्त के लाइफ के बारे में है. डिक्लेयर इट, से इट. हाँ उसके मैम, बाद आई मेंशन दैट सम पीपल सेड इट क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद आ नहीं रहा था पढ़ा कहाँ है, मैंने तो मेंशन कर वही दिया. लिखो कि आई हैव read about it and I have got this information that these two movies are actually kind of कागज के फूल actually प्यासा is kind of based on गुरुदत्त life. I have read it. उसके बाद तुम बोलो कि और मुझे भी ये फिल्म देखते हुए ये सारी चीजें लगी भी है. फिर आप लिखो कि आपने क्या क्या नोटिस किया है. दो तरीका हो सकता है. एक, आप फिल्म देखो और वहां से आपको कुछ मिले जो आपने वो रॉकस्टार में किया है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने कुछ पढ़ा था, उसके बाद आपने मूवी देखी और आपने वो दोनों लिंक को मिलाया कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था मुझे ये दिखा, या जो मैंने पढ़ा था वो मुझे नहीं दिखा, या जो मैंने पढ़ा था वो तो दिखा ही, उसके साथ मुझे और भी कुछ कुछ दिखा. आप सबको समझ में आ रहा है? यस मैम, मैं समझ रहा हूँ. इट्स हैव टू बी वेरी पर्सनल. आप क्या देख रहे हो, आप क्यों देख रहे हो? हम एक्चुअली जो पढ़ रहा है उसको तो पता ही है सब. वही चीज है कि हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर में मैंने किस टाइप से देखा, मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की, तो वो आप कहने की कोशिश कर रही हैं कि उस मैंने टाइप से बोला हम. कि नहीं, मैंने बोला कि आप लोगों ने जो भी देखा वो बहुत न्यूट्रल है. मतलब आपने जो देखा आपने वही लिख दिया. ओके. मैं जो चीज मिस कर रही हूँ वो है सवाल ओके. कि क्यों. क्यों? अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये लाइन अच्छा लगता है, हम्म. अभी उसके बाद ही मैं आपको पूछूंगी क्यों. हम्म. मुझे वो क्यों नहीं दिखा, किसी सवाल में नहीं दिखा. हम्म. मैं हर बार बोल रही हूँ, अगर आप कोई एक्सरसाइज के बारे में लिख रहे हो कि वॉइस के लिए मुझे ये करना चाहिए, आंसर जी. आनी चाहिए साथ में कि क्यों करना चाहिए भाई. अगर कोई फिल्म आपको पसंद आ रही है, क्यों आ रही है? सबसे पहले तो आप वो फिल्म चुन ही क्यों रहे हो? श्रेयांश क्यों चुन रहा है प्यासा आज के जमाने, मतलब इस टाइम पे खड़े होके, जो कि बहुत पुरानी फिल्म है? हार्दिक क्यों दूसरे फिल्मों को छोड़ के गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात कर रहा है? नवाज को क्यों जिंदगी मिलेगी ना दोबारा के बारे में ही बात करना है? और दिग्विजय को क्यों लगता है कि जर्सी के बारे में ही बात करना है?
देखो एग्जाम पेपर है और एफटीआई का एग्जाम है। मुझे ना ये सीरियल बहुत अच्छी लगी बोल के हम नहीं बता सकते। उनको ये समझाना है आपको कि आप ऑब्जर्व करते हो, आप एनालिसिस करते हो, आप मेयर देखते नहीं हो। एम आई मेकिंग सेंस? यस यस मैम, यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। तो मैं हर एक के उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी। एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आप ही पढ़ो। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से पढ़ना है। सो नवाज से शुरू करते हैं। नवाज थोड़ा सा शुरू से पढ़ो अपना जो भी लिखा है। मैम वो सेकंड फाइल वो पढ़ो मैम। हाँ सेकंड फाइल ही पढ़ो, मेरे पास आ चुकी है। और थैंक यू, तुमने टाइप किया, बहुत साफ दिख रहा है मुझे। यस पूरा शुरू से पढ़ना है मैम। पढ़ो। Okay. My favorite movie is Zindagi Na Milegi Dobara. This movie shows the real meaning of life. हाउ The li- हाँ हाउ इट इज शोइंग रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? अगर मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की बात ना करके जो हार्दिक ने चुनी है गैंग्स ऑफ वसेपुर की बात करूं, तो क्या वो जिंदगी की रियल मीनिंग को नहीं दिखाता है? Oh, समझ रहे I हो can आप क्या बोल हाँ रहे यस हो? समझ मैम, रहा यस हूँ। मैम। ऐसे ऐसे मतलब हवा की बातें नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है। हाउ इट इज शोइंग रियल मीनिंग ऑफ लाइफ मैं तुरंत पूछूंगी आपसे। उसके बाद चलो आगे बढ़ो नवाज। The line इंसान को डब्बे में तब रहना चाहिए जब वो मर चुका हो. So I just love each and every character in the movie and हाँ screenplay. नवाज, दिस लाइन जब आपने बोला द लाइन इंसान को क्यों बोला आपने ये लाइन, उसके बारे में आप कोई बातचीत नहीं की। आपने सिर्फ ये लिख दिया है कि आपको ये लाइन पसंद थी, पर क्यों? आपकी हाँ हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर ओन लाइफ, like own thought of life or your philosophy of life, how it is connected to that? yeah that reason it was in my mind but I have not written uh, here. how will I know, how will the examiner know that if it is inside your mind? Uh, We are not mind readers. yeah, Hmm? Chalo, yeah. proceed. I just love each and every character in the movie and screenplay. It is very difficult to shoot outdoors in different location which Zoe Akhtar and team made it possible. Are you sure? Because the locations and the big budget movie like Zindagi Na Milegi Dobara, they like क्या बोलूं, they lived a Studio में. lavish life there. In each location they got beautiful hotels, they got thousands of No, like I meant served like there. now they are driving a car. There will be a lot of wind, and they won't be able to get the dialogues or the camera So is this the reason things. that is making this movie different? No, I meant because it is these things make it difficult to shoot outdoors. Yeah, but there are a lot of movie which has been shot outdoors only. Yeah, Why it is special? I did not Then you think. have started saying, what is the story? Fine. Uh, Ritik journey in the film taught us that work is part of life. Really? आपने सीख लिया ये बात फिल्म से? आफ्टर वॉचिंग जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा आपने कभी कोई काम मतलब बिना अटेंशन के नहीं किया, आपने सिर्फ काम किया, ऐसा हुआ क्या? नवाज, दिस काइंड ऑफ राइटिंग नहीं चलेगी, समझ रहे हो? Yeah. So it is kind of the way we react in movies and in theater. We cannot take one step without any reason. We cannot write one single word without any reason. Clear? क्लियर क्लियर मैम। कोई Yes, और ma'am. पढ़ो, कोई किसी और का पढ़ो। हार्दिक पढ़ो। यस मैम। गैंग्स ऑफ वासेपुर मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है। फिल्म की कहानी सरदार खान और फैजल खान
जो सरदार खान का बेटा है उनके जीवन पर आधारित है। विशेषता, इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है सभी अभिनेताओं द्वारा किया गया अभिनय, जहां कहीं से भी प्रतीत नहीं होता मेरा कि कोई भी किरदार उस जगह की पृष्ठभूमि का नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें तो सरदार खान की, जिसका पात्र सर मनोज वाजपेयी ने निभाया है, वो बिहार के धनबाद क्षेत्र का एक गैंगस्टर है जिसका लक्ष्य उस क्षेत्र के विधायक रामाधीश से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध देना। अगर उनके पात्र की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जिस तरह से अपनी शारीरिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया है वो अद्भुत है। उदाहरण के तौर किस पर तरह से किया? एक, यस मैम, किस तरीके से किया? मैम वही आगे उदाहरण के तौर पर एक सीन में जब उन्हें पहलवान को मारना होता है और हथियार के लिए उनके पास सिर्फ चाकू होता है, तो वो कैसे पहले रास्ते में चलते हुए उससे बात करते हैं और फिर अपने शरीर और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उससे चाकू से मारते हैं। पर ये तो इस डायरेक्टर पूरी, की थॉट है, ये तो एक्टर का नहीं है। यस मैम, ये जो सीन के बारे में आप बात कर रहे हो, सीन में जो जो जी होता है वो एक्टर एक्टर को डायरेक्टर पहले ही बता चुके हैं कि मैं चाहता हूं तुम यहाँ से चलो, तुम्हारे पास नहीं होगा, फिर तुम रास्ते में चलोगे। तो ये तो डायरेक्टर की थॉट है। जी मैम, तो मैं फंस गया यहाँ पे। ठीक है। आगे एक तो आगे आपको मतलब आपने बोला जिस तरीके से मनोज वाजपेयी ने निभाया है, लेकिन जब जी आपने ये बताने की कोशिश की कि किस क्या अद्भुत था, तो आपने डायरेक्टर की बात कर दी। हम्म, हाँ, सो देखो, एक पॉइंट डायरेक्शन भी हो सकता है कि डायरेक्टोरियल थॉट्स कहाँ कहाँ से आया, अलग करो उसको। पर ये एक्टर का था, ये डायरेक्टर की बात नहीं थी जब आपने शुरू किया था। पर वो फिसल ओके। के फिर डायरेक्टर में चला गया। ठीक है। उसके बाद उस आपने सारे एक्टरों के बारे में बताया। जी डायरेक्टर को आपसे खफा होनी ही चाहिए कि फिल्म इतनी अच्छी है क्योंकि एक्टर ही अच्छे हैं। सीरियसली। आप रे, आप तो मैं मतलब लिखता चला गया, 2-3 पेज हो गए, मैंने कहा ये सही है, अब बस। लिखते चले गए, बहुत अच्छा है। अब इसी को दोबारा पढ़ो, और ये जो मैम, जो ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप खुद निकालें उनको। मैम श्योर मैम, बहुत ही सीखने को मिला है मैम इस क्लास में, यही मैं चाहता था एक्चुअली। अरे रुको, जल्दी सीख गए तुम तो, बहुत जल्दी सीख जाते हो यार। चलो श्रेयांश, पढ़ो। या बिगनिंग से। नहीं, तुमने थोड़ा सा तो पढ़ दिया है शायद, आई थिंक। तुम वहां से पढ़ो। एक्चुअली हाँ, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। चलो चलो। ओके। प्रोडक्शन से प्यासा। हम्म। Pyasa, a 1957 Indian film directed by Guru Dutt, who वेरी stars गुड। alongside Mala Sinha, Wahida Rahman, and Johnny Walker. So he started with a nice The start. story revolves. He is talking about he has mentioned the year, he has mentioned the director, the star, but then why he is talking about this film only, why it is a cult film, उसके बारे में जो बाकी मैंने कहा वो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं था, जोड़ना है। ठीक है श्रेयांश, प्रोसीड। The story revolves around the Urdu poet Vijay, whose work is not getting recognition that it deserves. स्टोरी डायरेक्टली It ही is being सेइंग understood. एज स्टोरी। ओके, It पढ़ो is पढ़ो। being understood by the publishers, by the society at large. आवाज ब्रेक हो रही है क्या मैम? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बट ठीक है, पढ़ो। Uh, yeah. It is being underestimated by the publisher and by the society at large. In the very beginning of the film, there's a where Vijay is lying on the ground and reciting one of his poems. While this is happening, he looks at the bee swing. हाँ, सुना। कुछ डिस्कनेक्ट हुआ क्या? चला गया मैम, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। Hello. ओके, दिग्विजय यू ऑडियो ऑडियो ओके तुम पढ़ो। Ma'am, hi. Am I? या तो आने दो वापस, तब तक तुम पढ़ लो। मैम शायद उसका ऑडियो चालू है। हाँ, पर मुझे सुनाई दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। वी Yeah. शुड गिव सम टाइम। यू कंटिन्यू, देन ही विल बी बैक। जब वो वापस आएगा हम फिर से सुनेंगे। ठीक है। Jersey is a Telugu film which was released in the year 2019. It was later remade in Hindi and was released in the year 2020. It is a story of a father-son duo, how far a father can go to fulfill his son's demands, and emotional journey of redemption
of a 36-year-old man, Arjun, played by Nani. This was the नाइस introductory paragraph. स्टार्ट बुरा नहीं है, Hmm. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इलेबोरेशन की जरूरत है. यू हैव सेड दिस इज अ तेलुगु फिल्म, Yes, एट ma'am. दैट टाइम पे बना था, Yes. ठीक है. देन व्हाई इट लेटर मेड इन हिंदी? मे बी बिकॉज ऑफ इट्स सक्सेस, Yes, maybe ma'am. because of its storyline. There's Yes, ma'am. something which must provoke the Hindi director to make it in Hindi. So वो line को जोड़ने की जरूरत है. That it was Okay. a hit or it was critically acclaimed or something. It later at 22 it got remake. The director or someone make a remake of the same movie in Hindi. Yes, ma'am. उसके बाद ये इंट्रोडक्शन, उसके और क्या क्या अचीवमेंट है लिखो. फिर Yes. आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में ये जो लाइन है, इट्स अ स्टोरी ऑफ फादर, ये लिख सकते हो, ठीक है, नॉट बैड. उसके बाद श्रेयांश, वी विल कम बैक टू यू. ओके, Yeah, sure, ma'am. Then, ma'am, चलो. screenplay दिखा फिर सीधा. The movie starts with a scene in today's time, somewhere in foreign country, in a bookstore. The best-selling novel is Jersey. A boy buys that, and while leaving, he notices there are two girls who came to bookstore just to purchase that novel, but they are unable to get it as the boy got the last copy. They leave the store with sad face. The boy follows them and gives them this copy of novel, Jersey, and tells them to keep it. That boy is Arjun's son, who is buying the novel written on his father, but gives Okay, it to I will girls. stop you here, Yes, ma'am. Digvijay. Starting is also very nice. Okay, the film starts with a scene. Yes, That means you are not blindly telling the story. yes, ma'am. You have mindfully observed how the movie is starting, which is the scene. So it is nice. But then you are elaborating the story, right? We Yes, do ma'am. not need every other film of the story. The film start with the scene. It is a nice thing. Even when you are talking about the plot, Hmm. you can add like masala, like spices. You can add your own thought. कि फिल्म का प्लॉट ये है, ये लड़का वहां जाता है. Okay. मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ये फिल्म वहां से शुरू होता है, उस सीन में ये घटता है. देन द प्लॉट इज लाइक एक लड़का बाहर जाता है, बाहर से वापस आता है. जब वो बाहर आता है, वहां पे एक ऐसा म्यूजिक था जो मुझे बहुत पसंद था. सो यू कैन पुट दिस विशेष टिप्पणी इन बिटवीन. इट विल Understood. मेक इट nice to read for the reader. You can do that, but make the plot concise and short. Okay, Yes, it's a ma'am. summary of the plot. You do not have to say the whole story, but plot बोलना जरूरी है. तो हर एक फ्रेम में नहीं. एक ऐसा लड़का है जो उसको पसंद है, वो पापा के साथ जाता है, लेकिन किसी कारण उसको मिल नहीं पाता, फिर वापस वो ये कोशिश करता है. तो मेन चीज जो है वो बोलो, ठीक है. उसके बाद But हमारा gives it प्लॉट to girls as he feels this will inspire them. Then the flashback starts. Kittu, Arjun's son, loves to play cricket, and on one of his birthdays asks Arjun to gift him Indian jersey. Arjun, on the other side, who was once a cricketer for his state team. So instead of saying then flashback starts, maybe you can link it in this way, that from the flashback we get to know the fact कि actually previously ये हुआ था. Okay. ठीक है, तो किस तरीके से स्टोरी बता रहे हो, उसको भी थोड़ा सा अच्छा करके लिखो. Yes, ma'am. डोंट गिव अ रैंडम, मतलब वो क्या बोलते, कमेंट्री. Yes, ma'am. Okay. वहां से पढ़ो थोड़ा सा. द मूवीज मोस्ट इम्पोर्टेंट Yes, मैसेजेस. yes, ma'am. The movie's most important message is never give up on your dreams, no matter whatever the situation is, what you are going through, what you have been through. Never ever give up on your dreams. Age is just a number. It is never too late to start again. Do what you love. Comeback is difficult but always necessary in life. The movie highlights the bond of father and son through small sequences, such as both watching television together, painting a wall together. Okay, now the movie's most important message is never give up on your dreams, no matter what. जो तुमने लिखा है यहाँ पे, Yes, ma'am. अगर मैं वो मूवी देखूं तो पॉसिबल है कि मुझे कुछ और दिखे. Yes, ma'am. कैसे तुम्हें पता चल रहा है कि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है? और उससे भी बड़ी बात, तुम्हारे तक ये मैसेज पहुंची है अगर वो फिल्म के जरिए, और तुम्हें लगा है ये सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ही है, हाउ यू आर रिलेटिंग टू इट, Okay. व्हाई यू आर रिलेटिंग टू इट. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये मूवी ये मैसेज कन्वे करना चाहता है सोसाइटी को?
व्हाई दिस मैसेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी, Hmm. तभी तो ये स्टैंड आउट कर रहा है ना मूवी। Understood, ma'am. ये लिखने की जरूरत है, क्या क्या वो क्या बोल रहे हैं वो तो तुमने सुन लिया, पर क्यों और कैसे, वो है जरूरी। Okay, ma'am. ठीक है, ये Yes, पापा और बेटे के बीच का सीन अगर तुम्हें पसंद है Hmm. तो अलग तरीके से लिखो उसको कि आई लाइक दैट सीन मोस्ट। व्हाई? कि पापा और बेटे के बीच की ये दूरियों के बारे में बताया जाता है। इसमें तुम ये बता सकते हो कि हाउ यू आर रिलेटिंग टू इट, what is the quality this particular scene is having which is kind of touching your heart, Hmm. Hmm. और वो क्वालिटी पैदा करने के लिए उस सीन में क्या क्या किया गया है। You can talk about cinematography, you can talk about compositions, music, thousand of things. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. Chance, continue. Anji. In the very beginning of the film, there's a scene where Vijay is lying on the ground and reciting one of his poem. Looks at a bee swing after drinking the nectar from the flower. Another person steps over the bee without even noticing it. The same scene can be used as a metaphor to his own life, as how the society has been treating him by stepping over his aspirations and creations. It is different from other drama films that it dwells deep into the life of an artist, depicting the kind of treatment one gets when they try to do something different from the accepted norms and what's prevalent in the society at large. कैसे पता चला तुम्हें? हाँ मैम, बिकॉज वो जो पोएट है वो रोमांटिक चीजों पे ना लिखे जो कि प्रेवलेंट थे उस टाइम पे। ही इज राइटिंग अबाउट दी सोशल नॉर्म्स, जो आगे मैंने मेंशन भी था। तो उस वजह से उसको उतना क्रेडिट मिल भी नहीं रहा है, लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उसकी क्रिएशन को। That is आगे why. या अच्छा दरा मुझे एक बार देखने दो. It is different after the drama films dwells deep into the life of an artist depicting her. So it is different from the other drama film as it dwells deep into the life of an artist. Only because of this, this picture is different from other films. Are you sure? देयर कैन बी अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, अभी समझ आ रहा है। Don't make generalized statements. Huh? हाँ जी, हाँ जी। So you can say that this film depicts the life of an artist, but this is not making this film different from others. The way it is showing the life of an artist, okay, that is making the way. Yeah, The right, right, story. It right, is talking about a particular artist's story, and there it is talking about the dilemma. Okay, right. the complexity of an artist's mind. What is make it different? Not this, not mere the story of the life of an artist. Okay, there are plenty of films which have been made on artist life. Right, right. So okay, the kind of treatment they gets when try to do something different from the accepted norms and what prevalent in the society at Large. So रॉकस्टार भी तो वही है। तुम प्यासा के बारे में क्यों बात कर रहे हो, रॉकस्टार के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? राइट, तुम रॉकस्टार क्यों नहीं चुने और तुम प्यासा के बारे में क्यों बात कर रहे हो? Actually, Rockstar is one of my favorite film, but I thought Why? There must be some reason, no, that प्यासा stands out. yes. वो why ढूंढने की कोशिश करो। और तुम जो ये लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, गुरुदत्त के लाइफ में, ये कहीं कहीं कभी ये बात तुमने पढ़ी थी कि ये गुरुदत्त के लाइफ के बारे में भी है, ऐसा तुमने पढ़ा था? वो चीज तुम इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं लाते कि दिस फिल्म वाज, ये फिल्म अभी तक इतना चल रहा है उसका एक रीजन वो भी है कि इट वाज अ हिट आफ्टर गुरुदत्त's डेथ, because people say that it's kind of प्यासा is the story of his own life, because after his death, ये जो तुम बात बाद में बोल रहे हो, क्या पता यही सारी कारण रीजन है जो इस फिल्म को इतना अलग बना देती है।
बिकॉज जब हम इसको देखते हैं हमें लगता है कि हम इमोशनली अटैच होते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे सामने ही था, और एक आर्टिस्ट अपने ही जिंदगी के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए इतना मतलब बातचीत होती है गुरुदत्त के लाइफ और उनके स्टोरी के बारे में, क्योंकि हाइटेंड है सब कुछ। वो इंसान खुद से जो गुजर रहा है स्टोरी के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा है। वो मार्वेलस जर्नी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, तभी हम राइट उसके बारे में इतना चर्चा करते हैं। तो क्यों नहीं इसको ही तुम इंट्रोडक्शन में लाते हो राइट राइट कि राइट ये स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में ये कहानी है, अभी तक हम इसके बारे में बात करते हैं। रॉकस्टार के बारे में नहीं इतना बातचीत, पर प्यासा के बारे में है कि अभी तक हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें हैं और यही चीजें इसको स्टैंड आउट करते हैं। तो इसी को इस इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं लाते? उसमें क्या होगी तुम्हारी, जो मैं बातचीत कर रही थी कि तुम ये सुने हो, तुम ये पढ़े हो और अभी तक इस बारे में चर्चा होती है, यू हैव रेड अबाउट इट। उसके बाद जब तुम फिल्म देख के बारे में बात करते हो कि प्लॉट में ये होता है, और मैंने भी ये देखा है कि इस सीन में ये घट रहा था, जो कि गुरुदत्त के लाइफ से डील होता है। तो तुमने पहले कहीं पे कुछ पढ़ा था और जब तुम देख रहे हो तुम उस चीज के कनेक्ट कर रहे हो, उस तरीके से भी तुम इसको सजा पाओगे। राइट Is it clear for you what I'm yeah saying? yeah Yeah. yeah it's So me when you're saying that it is the Vijay drinking ये वो, I heard तुमने यहाँ पे कहीं पे उनके लाइफ के बारे में कुछ बोला। हाँ मेटाफर की तरह यूज हो मेटाफर, सकता है एग्जैक्टली। सो सी, अगर तुम शुरू में ही वो चीज बता देते हो और फिर यहाँ पे जब तुम मेटाफर बोलते हो तो हमें समझ में आता है कि तुम पहले इसको पढ़े थे कहीं पे, और जब तुम फिल्म देख रहे थे तो तुम्हें उस मेटाफर की समझ इसलिए आई क्योंकि यू हैव दैट थॉट इन योर माइंड, सो यू कैन आइडेंटिफाई कि यस दिस इज द सीन व्हिच इज मेटाफर फॉर हिज लाइफ। सो इट विल एड सम वैल्यू टू द राइटिंग। श्योर मैम समझ में थैंक आया? यू Yeah. ये जरूरी है। उसके बाद द फिल्म सेट इन 1950s एंड पोर्ट्रेस सोसाइटी वैल्यू वेल्थ प्रॉफिट। वेरी गुड। ये चीज के बारे में मैं शुरू में ही बोल रही थी जो तुमने बाद में इसको लिखा। क्यों ये फिल्म इतना जरूरी है? क्योंकि उस जमाने में 1950 में सोसाइटी कैसी थी, और उस वैसे वाले थॉट्स के सोसाइटी में प्यासा क्या लेकर आ रहा है। प्यासा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहा है, प्यासा अवंगर्ड मूवी है इन दैट केस, क्योंकि वो अपने एक हीरो अपने ही बारे में बोल रहा है वैसे वाले जमाने में। So it is making a sharp contrast to what is like flowing, what is going on, and it is going against the flow kind of ना। तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने ये लिखा है कि पोर्ट्रेज अ वैल्यू वेल्थ ऑफ दैट टाइम, ये वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है। उसके साथ तुम्हारी अपनी थॉट लिखो कि उस जमाने के बैकग्राउंड पे प्यासा कैसे फिट हो रहा है, और ठीक है। और doesn't all the want हाँ, फिर से तुम स्टोरी में चले गए और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी जो है लाइन वो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, वो शुरू में आ रहा है। बहुत जरूरी चीज ला सकते हो, 1950s के फिल्म है तो फिल्मों में 1950s का क्या क्या दिखता है, उस जमाने की वैल्यूज जो अभी हम नहीं देखते हैं। बहुत कुछ बातें ऐसी होगी जो आजकल हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, पर तब नहीं था। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो हीरोइन उसी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये आप सबके लिए था कि इस तरीके से फिल्मों को देखो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अगर एक फिल्म है जो 2012 में बना होगा, 13 है ना? नहीं सॉरी मैम 2011 या आई थिंक 10 में है ना? बना तो उस 2011 में वो फिल्म बन रही है और वो क्या बता रहा है आपको, जो 2011 के साथ कंटेम्पररी सिचुएशन में खड़े होके वो कौन सी चीज को के बारे में बात कर रहा है। क्यों 2011 में ऐसी फिल्म बन के आई, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस मिलेनियम की ही प्रॉब्लम्स के बारे में प्रॉब्लम्स है, और इस मिलेनियम की ही सोच बताता है जो जिंदगी ना मिले की दोबारा में घूम घूम के आती है। एक हाई क्लास, वहां पे एक सोसाइटी हाई क्लास है और वो हाई क्लास की प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि वहां पे क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे कैसे लोग हैं।
हम्म, है ना? तो Yes, ये ma'am. सब देखने की कोशिश करो कि फिल्म आपको दिखा क्या रहा है। बिल्कुल ऐसे ब्लैंक होके देखना एंटरटेनमेंट के लिए, पॉपुलर जो देखते हैं उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। हम हर एक मूवी को पैरेलल की तरह ही देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली अच्छे फिल्मों में वो क्वालिटीज होती है। right. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट आप इसको रीराइट करोगे। जी श्योर मैम, Okay. श्योर। ठीक है, हम हर कोई दूसरी भी कोई फिल्म लिख सकते हैं अदर? हाँ, दूसरे फिल्म भी लिख सकते हो, रीराइट करके भेजो फटाफट, लेट मत करो। और अभी एक अभिनेता चुनना है आपको, ये दोनों काज। आप एक काम दोबारा करो अच्छा है, पर दूसरा काम भी करना पड़ेगा। ओके मैम, श्योर मैम, सारे बताइए आप। आपके जो एक्टिविटीज के बारे में आपने लिखा है उस पर मैं कल थोड़ा शुरू में ही बात करूंगी, बट कल हम एक्टर के बारे में बात करेंगे और एक्टिंग थियरीज के बारे में कल ही बात कर देंगे। और 2 ही दिन जी मैम। बचा है। मैम क्या लिखना है एक्टर के बारे में? कोई एक एक्टर चुनो आपकी पसंदीदार, उनका कोई हाँ, एक परफॉर्मेंस चुनो, उस फिल्म, जो भी फिल्म हो उसमें। जी। और जैसे जिस तरीके से आज हमने फिल्म के बारे में बात किया, उस परफॉर्मेंस के बारे में भी वैसे ही आपको सोचना है, एनालिटिकल होके हम्म, क्यों वो एक्टर आप चुन रहे हो। सबसे पहले थोड़ा सा उस एक्टर के बारे में बताओगे, क्यों उस एक्टर को आप चुन रहे हो, उनका परफॉर्मेंस में, मतलब उनका कौन सा परफॉर्मेंस चुन रहे हो, क्यों वही परफॉर्मेंस चुन रहे हो, इंट्रोडक्शन में आनी चाहिए। हम्म, ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस और उस कैरेक्टर के बारे में बताना है। उसके बाद वो कैरेक्टर को कैसे निभाया गया है, एक्टर ने क्या क्या किया। आप एक्टिंग के स्टूडेंट हो, आपको क्या क्या सीखने को मिला, कौन सा टूल उन्होंने कैसे कैसे इस्तेमाल किया। ठीक है, लास्ट में आता है कि आपका खुद खुद का सोच, कोई एक आपकी खुद का विचार उस कैरेक्टर के बारे में। हम्म। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है। मैम एक बार मैम फिर से बता दीजिए, सॉरी मैम, आवाज चली गई। इंट्रोडक्शन में आना चाहिए उसी एक्टर को क्यों चुन रहे हो, मतलब हर एक पार्ट जब आप लिखते हो, हर एक पार्ट के लिए एक सवाल होनी चाहिए। व्हाई आर यू चूजिंग दैट एक्टर, राइट? विच परफॉर्मेंस आर यू चूजिंग ऑफ दैट एक्टर एंड व्हाई। टेल अस समथिंग अबाउट दैट परफॉर्मेंस, कि कौन सा, व्हाट इज द कैरेक्टर। ठीक है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द कैरेक्टर, then how, and like what are the tools and what are the, क्या बोलते हैं, मैं कल वो उसको बोल रही थी, भूल गई। मतलब उस एक्टर ने कौन सा टूल इस्तेमाल किया है उस किरदार को निभाने के लिए, कैसे किया है। अगर उस किरदार में आपको कोई कुछ मिला, जैसे हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की सुल्तान की बात कर रहे थे, जी। उस कैरेक्टर की एक खासियत है, एक जगह की कैरेक्टर हो, इस किसी तरीके की कैरेक्टर है। और मैं पूछ रही थी मनोज बाजपेयी ने कैसे कैसे उस चीजों को आप तक कन्वे किया। सेम क्वेश्चन आपके लिए, आपके कैरेक्टर के लिए भी आएगा। एंड फाइनली समथिंग, सम ऑफ योर थॉट अबाउट दैट परफॉर्मेंस, अबाउट दैट एक्टर। ठीक है, एक्टर के थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी अगर पढ़ लो तो अच्छा, ओके मैम। सीखे हुए हैं, क्या कर रहे होते हैं। ऑल्सो मैम, यस, लेंथ कितनी होनी चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर में जितना पेजेस दिए रहे तो उतनी हमें लिखना होता है, वी कैन नॉट फिल पेजेस ना, तो एग्जैक्टली, सो इट हैज टू बी टू द पॉइंट, इट हैज टू बी प्रिसाइज। आपका ये जो आज का लेख है बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कहां, वही मैं बोल रही थी कि जो जरूरी है उतना लिखो, प्लॉट को विस्तार में बताने पे पेपर खर्चा करने का जरूरत नहीं है। मेक द प्लॉट कंसाइज, दूसरी चीजों पे ध्यान दो। सो पॉइंटर्स में लिखो, टू द पॉइंट लिखो, जितना जरूरी है उतना ही लिखो। हम्म, जो जो बातें आपकी क्वेश्चन का आंसर दे, वही वही बातें लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो। तो हर एक लाइन लिखो और क्वेश्चन में वापस जाओ कि क्या ये क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये क्वेश्चन नहीं, जो ये हम वाई वाट जो अपने आप से आप पूछ रहे हो, हर एक लाइन लिखो और उस क्वेश्चन पे वापस जाओ कि मैं कहीं डेविएट तो नहीं कर गया। इतना एनालिटिकल होके लिखो तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है ओके मैम। Yes, ma'am. देवदत्ता, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। आपने शुरू में बताया था मुझे ये चीज कि आपकी क्लासेस लंबी हो जाती है।
ना चाहते हुए जब भी। तूने शुरू में मुझसे बात किया था, मैंने बोला था कि मेरे क्लासेस हमेशा लंबी हो जाती है, मैं जितना भी कोशिश करूं कम ही नहीं होता। ये क्राफ्ट में कभी कभी एक बच्चा आता था क्लास में ना, हाँ, वो भी 2 घंटे से ज्यादा ले लेता था मुझसे। कुछ ना कुछ पूछता था और मुझसे रुका नहीं जाता है। खैर। तो मैंने आज देख लिया कि कंटिन्यू। ठीक है मैम, तो ये कल लोग से मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल एकदम टाइम पे खत्म करने की। कोई बात नहीं मैम, बट मेन पॉइंट ये है कि इन लोगों को आपकी क्लास अच्छी लग रही है, ये कनेक्टेड रह रहे हैं आपके साथ, एंड होपफुली चीजें निकल के आए जो इनको हेल्प करे। आई मेन होप पॉइंट तो 4 दिन में इतना कर पाऊं कि कुछ तो समझ में आए इनको। ऐसा तो कोई 4 दिन में मैं चमत्कार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन समझ जाए तो ये खुद ही कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के रिव्यू के बाद, आपने होमवर्क के ऊपर रिव्यू देने के बाद पता लगा कि बहुत सीखने का है। लॉट्स ये ऑफ बहुत थिंग। मजेदार चीज है नवाज, पता है जब भी जहां भी कुछ सीखने के लिए जाओगे, आपको यही सबसे पहले पता लगती है कि सीखने को बहुत कुछ है। दैट इज द ट्रुथ। बट टाइम कम है। टाइम तो कम है, आप लोगों को भागना पड़ेगा, तो बिल्कुल एकदम आई अंडरस्टैंड। आप सब लोग फास्टिंग कर रहे हो, बहुत ही टफ टाइम होता है और काम भी करना होता है, पर थोड़ा सा अभी आपको बकअप करना ही पड़ेगा क्योंकि एकदम मतलब दरवाजे पे है ना एग्जाम, हाँ और हाँ। Yes, ma'am. थोड़ा सा लगना पड़ेगा। आप सबने फॉर्म सबमिट कर दिए? हाँ। यस मैम, फॉर्म सबमिट कर Yes, दिया। ma'am. ओके। कब है एग्जाम? तुमने कहा था, मैं भूल गई। 6 और 7 अप्रैल को है, 6 और 7 अप्रैल। 17 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट के। Yes. जी जी। मतलब तो हाँ, आज 13 तो हो ही गया, इट्स लाइक वन वन मंथ। एंड आई होप कि आफ्टर द लाइक हमारा 4 दिन निकल जाने के बाद आप तैयारी कर पाओगे सही से, खुद Yes, ही लिख ma'am. के खुद ही देख के कुछ कुछ आप करना। जुड़े रहोगे मैम 4 दिन के बाद। ये तो देवदत्ता बोलेगी। मुझे नहीं पता, मैं उसके रिक्वेस्ट से आई हूँ, वो जो तय करेगी वही होगा, तो उसके लिए देवदत्ता से संपर्क करो। एक्चुअल में कैसा होता है मैम, लाइक फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें सेंटर कब मिलता है और प्लीज ऐसा। गाइड देम, आई डोंट नो एक्चुअली। मैं वो अपडेट करती हूँ मैसेज पे, मैंने देखा था वहां पे मेंशन है डेट्स वगैरह का, मैं वो मैसेज शेयर कर दूंगी। Also, ma'am, can we just make a WhatsApp group कि हम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो सके? यार यही हार्दिक मैं है, बोलने वाला था। दिग्गज है, यस भाई। तो हेल्प कर। हाँ, मैं क्रिएट कर Yes, दूंगी। ma'am. ओके, थैंक यू। ओके, चलो। Okay. चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।